नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे पीईबी के द्वारा पूछे गए पेडागोजी के प्रश्नों को। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ग 1 के पेपर में पूछे गए पेडागोजी के प्रश्न। तो अभी तक हमारे 19 यानी 19 वीडियो डल चुके हैं इससे संबंधित, और आज हमारा जो वीडियो है वो है वीडियो क्रमांक 20। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनके एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि तो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं और अब परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप के द्वारा आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है 149 में, जो कि ये कूपन कोड यूज करने पर आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन ये वैलिड रहेगा, आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप 28 फरवरी से पहले अगर आप ख़रीदते हैं तो आपको 149 में मिल जाएगा, और अगर आप 1 मार्च से ख़रीदते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट के साथ 175 में मिलेगा। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो अभी ख़रीद लीजिए। चलते हैं वीडियो की ओर। टॉपिक है हमारा पेडागोजी, और ये जो पेपर है वो वर्ग 1 की पेडागोजी से संबंधित है। तो और पेडागोजी का कोई लेवल नहीं होता है, तो आप ये भ्रम निकाल दीजिए कि ये हमारे लेवल की नहीं है, क्योंकि पेडागोजी में प्रश्न वही होते हैं जो किसी एक लेवल में होते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपका कहता है, सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत निम्न के द्वारा जोर दिए जाने के रूप में सुदृढ़ीकरण की भूमिका के बजाय बच्चों के योगदान पर प्रकाश डालता है। जो आपका सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत है वो किस पर जोर दिए जाने के कारण सुदृढ़ीकरण की भूमिका की बजाय बच्चों के योगदान, जो आपका सुदृढ़ीकरण की भूमिका है उसकी बजाय पे बच्चों के योगदान को प्रकाश डालता है या बच्चों के योगदान को महत्वपूर्ण मानता है, वो कौन सा सिद्धांत है? क्रिया प्रसूत अनुकूलन मॉडल, अंतर्दृष्टि सीखने का मॉडल, परीक्षण त्रुटि मॉडल या चिर प्रतिष्ठित प्राकुलल मॉडल। तो यहाँ पर जो हमारा सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत है और वो बच्चों की बजाय सुदृढ़ीकरण की बजाय बच्चों के योगदान पर प्रकाश डालता है, वो आपका है क्रिया प्रसूत अनुकूलन मॉडल। कौन सा मॉडल है? क्रिया प्रसूत अनुकूलन मॉडल, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। और प्रश्न क्रमांक 2 आपका कहता है कि व्यक्तित्व के मापन में प्रोजेक्टिव तकनीक अन्य परीक्षणों से बेहतर होती है, क्योंकि जो आपका व्यक्तित्व मापन होता है उसमें जो आपकी प्रोजेक्टिव तकनीक होती है वो अन्य परीक्षणों से बेहतर होती है। किस प्रकार से? तो ऑप्शन है आपके पास, उन्हें सहज रूप से प्रशासित किया जा सकता है इसलिए प्रोजेक्टिव तकनीक अच्छी होती हैं, या फिर सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए उपयुक्त होती हैं इसलिए ये प्रोजेक्टिव तकनीक अच्छी होती हैं, या फिर परीक्षार्थी को पता नहीं होता है कि वह अपने विचारों को प्रकट कर रहा है, या फिर परीक्षण के परिणाम तत्काल उपलब्ध होते हैं। तो जो आपकी व्यक्तित्व मापन की प्रोजेक्टिव तकनीक है ये अन्य विधियों से बेहतर इसलिए है क्योंकि परीक्षार्थी को पता ही नहीं चलता कि वह अपने विचारों को क्या कर रहा है, प्रकट कर रहा है। तो जो प्रोजेक्टिव तकनीक है अप्रत्यक्ष तरीके से जो आपके मन में है उसको निकालना ही आपकी प्रोजेक्टिव तकनीक कहलाती है। तो परीक्षार्थी को खुद पता नहीं होता है कि हम अपने भाव प्रकट कर रहे हैं, इसलिए प्रोजेक्टिव तकनीक व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी तकनीक मानी जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 3, मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। मास्लो से बहुत प्रश्न आए हैं तो आप इनको अच्छे से कवर करके चलिएगा कि जो मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत है उसके अनुसार क्लासिकल मॉडल का उच्चतम क्रम है, यानी जो सबसे ऊपर क्रम है वो कौन सा है? सुरक्षा की आवश्यकता, संबद्धता आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता या आत्मबोध की आवश्यकता। तो अभी तक कई वीडियो में हम बता चुके हैं कि जो पिरामिड के रूप में मास्लो ने आवश्यकताएं बताई थी, सबसे पहले कौन सी आवश्यकता थी? शारीरिक आवश्यकता, फिर सुरक्षा की आवश्यकता, फिर समाज की आवश्यकता, फिर सम्मान की आवश्यकता, और सबसे ऊपर थी आत्मसिद्धि की आवश्यकता, जहाँ पर 5% लोग ही पहुँच पाते हैं। तो यहाँ पर आत्मबोध या आत्म वास्तविकरण की आवश्यकता जो है आपकी उच्चतम क्रम में होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी आत्मसिद्धि की आवश्यकता या आत्मबोध की आवश्यकता। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। एक शिक्षक की सफलता निम्न होती है। एक शिक्षक जो है उसकी सफलता क्या होती है? विद्यार्थियों की उच्च उपलब्धियां ही शिक्षक की सफलता होती हैं, या फिर आकांक्षाओं का उच्च स्तर ही शिक्षक की सफलता होती है, या उसकी पिछली उपलब्धियां ही शिक्षक की सफलता होती है, या फिर उसका या उसकी अच्छा शिक्षण कार्य ही शिक्षक की सफलता होती है? तो जो एक शिक्षक की सफलता होती है वो होती है उसका अच्छा शिक्षण कार्य। एक शिक्षक की सफलता क्या होती है? उसका अच्छा शिक्षण कार्य ही एक शिक्षक की सफलता
होती है। प्रश्न क्रमांक 5 की ओर चलेंगे और यहाँ पर आपका प्रश्न है वायगोत्स्की के संबंधित। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा समझेंगे। आंसर मैंने पहले ही बोल दिया है कि संभावित विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD का फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, किसके भाषा विकास सिद्धांत के केंद्रीय अवधारणा है। तो यहाँ पर आंसर मैंने पहले बोल दिया है कि वायगोत्स्की। जो ZPD होता क्या है, तो देखिए जहाँ तक बच्चा खुद भाषा विकास कर सकता है और जहाँ तक किसी की मदद से विकास कर सकता है, इनके बीच का जो अंतर है वो कहलाता है ZPD। क्या कहलाता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब जहाँ तक खुद विकास करता है और जहाँ तक किसी की मदद से विकास कर सकता है, इनके बीच का जो अंतर है वो कहलाता है ZPD, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। किसने दिया था? वायगोत्स्की ने दिया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वायगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास निर्भर होता है। जो वायगोत्स्की हैं उनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास निर्भर होता है मानसिक परिपक्वता पर, शारीरिक परिपक्वता पर, अनुवांशिकी पर या सामाजिक अंतःक्रियाओं पर। तो जो वायगोत्स्की हैं, वायगोत्स्की कहते थे कि जो आपका संज्ञानात्मक विकास है वो संबंधित होता है सामाजिक अंतःक्रियाओं पर। और वहीं पर जो जीन पियाजे हैं उन्होंने कहा था कि जो आपका भाषा विकास है वो हमारे संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर होता है। लेकिन वायगोत्स्की कहते हैं कि आपका संज्ञानात्मक विकास हमारी सामाजिक अंतःक्रियाओं पर निर्भर होता है। तो इनको क्लियर रखिएगा अपने मन में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पियाजे के अनुसार व्यक्तिगत कहानी निम्न की एक विशेषता है। जो व्यक्तिगत कहानियाँ हैं वो किसकी विशेषता है? विलंबित बचपन की, प्रारंभिक बचपन की, वयस्कता की या फिर किशोरावस्था की। तो पियाजे के अनुसार व्यक्तिगत कहानी, जो अपनी अपनी व्यक्तिगत कहानियाँ होती हैं वो किनकी होती हैं? किशोरावस्था के बालकों की होती हैं या किशोरावस्था की व्यक्तिगत कहानियाँ होती हैं। किसके अनुसार? पियाजे के अनुसार। प्रश्न क्रमांक 8 की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 आपका कहता है कि कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों में सामाजिक मानदंडों के अनुरूपता में देखी जा सकती है। कौन सी विधि, जो कौन सा चरण है जो सामाजिक अनुरूपता में देखा जा सकता है? किसके अनुसार? कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों में सामाजिक मानदंडों की अनुरूपता में देखी जा सकती है। पश्च परंपरागत चरण, पूर्व परंपरागत चरण, नैतिक परिपक्वता प्राप्त करने के पश्चात या पारंपरिक चरण। तो जो कोहल वर्ग का नैतिक विकास के चरण हैं उनमें सामाजिक मानदंडों की अनुरूपता किस चरण में आपको देखने को मिलेगी, आपको ये बताना है। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारंपरिक चरण। कौन से चरण में? पारंपरिक चरण, यानी कन्वेंशियल स्टेज में आपको सामाजिक मानदंडों की अनुरूपता देखने को मिल जाती है। प्रश्न क्रमांक 9 की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक आपका 9 कहता है कि आत्मबोध या आत्म वास्तविकरण या वह मनोदशा है जो निम्न स्थिति में होती है। जो आत्मबोध है और आत्म वास्तविकरण है, ये एक मनोदशा है जो किस स्थिति में होती है? जब कोई बच्चा अपनी सामर्थ्य तथा कमजोरी को पूरी तरह से उपेक्षा करता है तब होती है, या जब कोई बच्चा वह हासिल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता है जिसे वह हासिल कर सकता है तब होती है वास्तविकरण की मनोदशा, या फिर जब कोई बच्चा जीतने के लिए दूसरों से प्रतिस्पर्धा के साथ कार्य करता है, या फिर जब कोई बच्चा निम्नतम आवश्यकताओं के साथ पूरी तरह संतुष्ट होता है। तो आत्मबोध या आत्म वास्तविकरण की मनोदशा की स्थिति कब होती है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, जो आत्मबोध या आत्म वास्तविकरण की मनोदशा है वो होती है जब कोई बच्चा वह हासिल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता है जिसे वह हासिल कर सकता है, तब उसे आत्म या अपनी वास्तविकरण की मनोदशा की स्थिति प्राप्त होती है। प्रश्न क्रमांक 10 की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 कहता है समस्या हल करने की वैज्ञानिक विधि में निम्न में से पहला चरण कौन सा है? जो समस्या समाधान विधि का पूछ रहा है कि पहला चरण कौन सा है, तो समस्या समाधान विधि जिन लोगों ने पढ़ी होगी उनको क्लियर पता है कि सबसे पहले समस्या समाधान विधि में हमें समस्या के बारे में क्या पता होना चाहिए? जागरूकता तो होनी चाहिए कि भाई कोई समस्या हमारे लिए आ रही है या समस्या आने वाली है। तो समस्या के बारे में जागरूकता इसका पहला चरण होता है। फिर समस्या से संबंधित तथ्यों का हम संग्रह करेंगे, फिर उनका चुनाव, सही तथ्य का चुनाव करेंगे और इस प्रकार हम उसका निष्कर्ष निकालेंगे कि जो तथ्य चुने थे वो सही हैं और समस्या हमारी हल हो गई है। तो पहला जो चरण है वो है समस्या के बारे में जागरूकता होनी चाहिए समस्या समाधान विधि के अंतर्गत। प्रश्न क्रमांक 11 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जा सकता है? कौन सा संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जा सकता है? कौन से क्षेत्र में? संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र के उदाहरण के रूप में। एक फोटोग्राफिक फिल्म को विकसित करना,
एक मैराथन दौड़, या रख रखाव के लिए जिम्मेदारियां लेना, या एक विशिष्ट विषय का वर्णन। तो संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र जो आपका संबंधित होता है किससे? मन से। तो अगर आप किसी का वर्णन करेंगे या किसी विषय में वर्णन करेंगे तो आप किससे करेंगे? मन या मस्तिष्क से करेंगे। तो यहाँ पर जो संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उदाहरण है वो होता है किसी विषय विशिष्ट का वर्णन करना। प्रश्न क्रमांक 12 की ओर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 कहता है आपका कि एक कक्षा की स्थिति में निम्नलिखित में से किन विधियों का उपयोग किया जा सकता है? एक कक्षा में किन विधियों का उपयोग किया जाता है? मामले का अध्ययन, केस स्टडी, आत्मनिरीक्षण, प्रयोगात्मक विधि या अवलोकन। तो एक कक्षा में जो आप विधि प्रयोग कर सकते हैं वो आपकी होगी अवलोकन, क्योंकि केस स्टडी में विधि में तो एक एक विद्यार्थी के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है और कक्षा में ये प्रयोग नहीं की जाती है। कक्षा के साथ साथ उसके घर, आवास, परिवेश से संबंधित जानकारियाँ भी एकत्रित की जाती हैं। किस विधि में? केस स्टडी विधि में। लेकिन आपको कक्षा में प्रयोग करना है, कक्षा की स्थिति में, तो आप सभी बच्चों का एक साथ क्या कर सकते हैं? अवलोकन कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13 की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का परिणाम नहीं है? अधिगम का परिणाम कौन सा नहीं है? तो अधिगम के कारण क्या नहीं होते हैं? दृष्टिकोण विकसित नहीं होते हैं, कौशल विकसित नहीं होते हैं, अवधारणाएं नहीं आती हैं, या फिर परिपक्वता नहीं आती है। तो जो अधिगम के कारण नहीं आता है वो आपको बताना है। बताइए आंसर क्या होगा? जी हाँ, तो अधिगम के कारण आपका दृष्टिकोण भी बनता है, कौशल भी विकसित होते हैं, अवधारणाएं भी आपके मन में बनती हैं, लेकिन जो मैच्योरेशन यानी परिपक्वता है वो आपकी वैसे भी आती है, क्योंकि यह एक जैविक प्रक्रिया है और ऑटोमेटिक आती रहती है। क्या? परिपक्वता। तो यहाँ पे अधिगम का परिणाम नहीं है, मतलब परिपक्वता सीखने से नहीं आती है। तो अधिगम का परिणाम क्या नहीं है? परिपक्वता। प्रश्न क्रमांक 14 की ओर चलेंगे और प्रश्न क्रमांक जो हमारा 14 है वो कहता है कि जब बच्चा निम्न प्रदर्शित करता है तो वाक विकार या स्पीच डिसऑर्डर नहीं माना जाता है। ये प्रश्न पहले भी एक परीक्षा में पूछा गया है, शायद सीटेट है या फिर बीटेट है, एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन पूछा गया है। जब बच्चा निम्न प्रदर्शित करता है तो वाक विचार या स्पीच डिसऑर्डर नहीं माना जाता है, कि उसकी बोलने की संबंधित अक्षमता है वो नहीं मानी जाएगी। जब क्या करेगा? तुतलाएगा और अस्पष्ट उच्चारण करेगा, तब तो ये समस्या है, वाक डिसऑर्डर है या स्पीच डिसऑर्डर है। तेज लेकिन अस्पष्ट बोलना, ये भी स्पीच डिसऑर्डर है। धीमी या तेज गति से बात करना, ये स्पीच डिसऑर्डर के अंतर्गत नहीं आता है। और बाकी हकलाना और रुक रुक कर बोलना भी स्पीच डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा धीमी या तेज गति से बात करना स्पीच डिसऑर्डर के अंतर्गत नहीं माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 15 की ओर चलेंगे और जो प्रश्न है वो कैंसिल हो गया है। वर्ग 2 में भी यही प्रश्न पूछा गया था, शिफ्ट आप देख लीजिएगा, बाकी यही प्रश्न पूछा गया था कि रोरसा स्याही डब्बा परीक्षण में परीक्षार्थी प्रत्येक कार्ड को कब तक रख सकता है। तो वहाँ पर उन्होंने आंसर माना है 5 मिनट, वहाँ पर जो आंसर माना है 5 मिनट। लेकिन यहाँ पर जो वर्ग 1 है, आपको पेपर दिखा देते हैं किस शिफ्ट का है, आप देख लीजिए एक बार। पेपर आपका 7 फरवरी का है, तो आप देख लेना। शिफ्ट 2 का है 7 फरवरी का, उसमें पेडागोजी की सीरीज में 15 नंबर का प्रश्न है कि रोरसा स्याही डब्बा परीक्षण में प्रत्येक कार्ड को कब तक रख सकता है। तो इसमें जो आंसर दिया था वर्ग 2 के पेपर में, उसमें दिया था 5 मिनट आंसर, इसमें भी 5 मिनट दिया है, लेकिन क्वेश्चन कैंसिल हुआ है। तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा, इसके बाद कंफर्म करके डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि क्या है, और नहीं तो आप के लिए अगले वीडियो में हम इसका विस्तृत वर्णन दे देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप पर जाकर ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।